वेलकम टू एडुग्रेड गाइस। आ गए हम हमारे तीसरे लेक्चर तक पहुंच गए। सर धीरे धीरे करके एमसीक्यू की खतरनाक सीरीज, ये 100 में से एटलीस्ट तुमको 15 से 17 एमसीक्यू डायरेक्टली तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। भाई वचन ना जाए खाली, कभी ध्यान दे दो इधर। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे, 1 करोड़ रुपए का। इन विच अकाउंट एंड विच साइड द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स, ध्यान से सुनना, पार्टनर्स की कौन से अकाउंट में और कौन सी साइड हम लिखेंगे प्रॉफिट। और कब? जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। सर क्वेश्चन को घुमा दिया, तुम भी घूम जाओगे बोर्ड की एग्जाम में। कैसे घुमाया? कैपिटल को बनाने की 2 मेथड होती है, एक फिक्स, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। सर फिक्स मतलब जब आप तुम कैपिटल और करंट दोनों बनाते हो, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब तुम खाली और खाली कैपिटल अकाउंट बनाओगे। फ्लक्चुएट करंट तो बनाना ही नहीं है क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब सर अब अगर हम एमसीक्यू देखने जाए, चारों एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, तो सर हम करंट अकाउंट तो नहीं बनाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि सर एमसीक्यू सी और डी दोनों हट गए, सी और डी दोनों हट गए। अब बचा क्या? ए और बी। सर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा? क्रेडिट में जाएगा, तो आंसर बी। आगे बढ़ते हैं सर। अब कौन सी मेथड यूज करोगे गुडविल की जब आपका प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है? सर कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज है, बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स और बच्चे बेचारे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे एमसीक्यू की जरूरत भी नहीं है ऑप्शन की, हमको इसका आंसर पता ही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है जहां पे हम अगर प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो मेथड यूज करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हम वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेट लिखते हैं। आइए, एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ब्लैंक इज प्रीपेड। जब हम रिकंस्ट्रक्शन फर्म को रीवैल्यूएट करते हैं तब हम कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं, इनको वो बताना है। हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। विच आर द इफेक्ट्स गिवन व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, समझना, आपकी लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो आप उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप में कहां लिखोगे? आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो पार्टनरशिप को, आपकी लायबिलिटी थी, उसकी वैल्यू कम हो रही है। सर क्या हो रही है? कम हो रही है, तो आप उसको इफेक्ट कहां पे दोगे, बस आपको वो बताना है। इधर आइए, आपके पास सर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ए, हम पहले लायबिलिटी में से माइनस करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। दूसरा, हम माइनस करेंगे लायबिलिटी में से और हम डेबिट करेंगे। सर हम एडिशन करेंगे और दूसरा भी एडिशन करेंगे। अब एक चीज समझो, लायबिलिटी की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए है और अब उसकी वैल्यू कम हो गई, 60,000 रुपए हो गई। 1 लाख थी, 60,000 हो गई, तो हमने क्या किया? सबस्ट्रेक्ट 40,000। क्या किया? सबस्ट्रेक्ट। मतलब सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी तो हट ही गया। मैं तुमको एमसीक्यू के आंसर जो तुमको नहीं आते ना वो ऐसे अटेम्प्ट करने, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमिनेशन मेथड। ये 2 हट गए, क्योंकि सर वैल्यू कम हो रही है तो माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं। अब बचा ए और बी, ये दोनों में से एक आपका आंसर है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। वैल्यू डिक्रीज हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे। सर डिक्रीज हो रहा है यानी कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा हमारा? सर ए होगा हमारा आंसर। सबस्ट्रैक्ट from the such liabilities and the revaluation account will be credited. Is it clear? तो सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर तुमको भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। so, वैसे भी आंसर्स अपने को देखने हैं। Which of the following amount will be returned the credit side of the realization account? नीचे दी गई हुई कौन सी अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे? हमको सर चारों के चारों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं ताकि आप उसको फटाफट से पढ़ पाओ। When, कब रिकॉर्ड करना है? जब डेटर्स 24,500 के दिए है और उसका जो बेड डेट रिजर्व है वो 2500 रुपए का दिया है, तो बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? सर डेटर्स है 24,500, आपका बीडीआर दिया हुआ है 2500 रुपए, हमको लिखना है जब क्रेडिट साइड लिखना है रियलाइजेशन के अकाउंट में। सर वापिस आ जाओ, अभी लायबिलिटी कम हुई थी वो किस्सा मैंने आपको बताया, वही किस्से से इसको रिलेट करता हूं एमसीक्यू को। वापिस सर हम वो चीज लिखेंगे जो उस साइड जाती है। तो सर यहाँ पे जो बेड डेब रिजर्व है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस बेड डेब रिजर्व, बीडीआर। तो सर बेड डेब रिजर्व का वैल्यू कितना है? 2500 रुपए, तो हम क्या लिखेंगे? 2500 रुपए लिखेंगे। सर सिंपल कंसेप्ट समझाता जाऊंगा, अपने को पहाड़ बनाना है मार्क्स का। क्या बनाना है भाई?
पहाड़ बनाना है, ठीक है, फालतू बातें नहीं करते, फटाफट काम करते हैं हम। आओ, एट व्हाट मैक्सिमम रेट परसेंटेज फॉर द प्रीमियम ऑन द फेस वैल्यू। भाई साहब, ऑन द शेयर्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑन देयर इश्यू शेयर्स। उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम कितना परसेंटेज प्रीमियम दे पाओगे। सर सीधी थियरी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस ये परसेंटेज याद रखने हैं। नो लिमिट। सर डिस्काउंट में लिमिट थी और डिस्काउंट की लिमिट हटा चुके हैं 2013 कंपनीज एक्ट में, राइट। अभी आप कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। आप एग्जांपल देखो, पेटीएम का स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड हुआ, सर उसकी जो फेस वैल्यू थी ना वो खाली 10 रुपए है, उन्होंने 1650 रुपए में लिस्टेड किया। कितने में किया? 1650 रुपए में। मतलब सर उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, मांगेंगे मुंह फाड़ के, फिर घट से करके नीचे आ जाएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि इसकी इतनी औकात नहीं थी। औकात से ज्यादा भगवान किसी को देता नहीं है, तो तुम्हारी औकात बढ़ाने का टाइम आ गया है, वरना भगवान तुमको भी 65 पे रोक देगा। अपने को 65 नहीं चाहिए और 30 जोड़ लो, 95 चाहिए, मैं पहुंचा दूंगा तुमको 95 तक। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यूइंग डिबेंचर एट अ प्रीमियम इज, सर अमाउंट हमको मिल गया है प्रीमियम का, जब डिबेंचर हमने इश्यू किया, वो हमारे लिए क्या है सर? वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। सेम एग्जांपल सर अपने ऐसा प्रीवियस में भी देखा था। जो एमसीक्यूज बहुत अच्छा है ना, वो मैं तुमको देता जाऊंगा, क्योंकि भाई अपने को सब चाहिए, नॉलेज चाहिए अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर द इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? सर आपके पास 4 ऑप्शन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में नीचे दिए गए 4 में से कौन से रेशियोज है जो हम यूज करते हैं? सर बहुत बेसिक आंसर है इसका, इधर देखो, कंपोजिट रेशियोज। सर कंपोजिट रेशियो आप बुक में पढ़ोगे ही नहीं, इसलिए मैंने बोला कि पार्ट 2 के जो एमसीक्यूज आते हैं ना बेटा, उस पर थोड़ा मेहनत कर लेना। एटलीस्ट तुम मार्वल के एमसीक्यूज भी पढ़ लो, गाला के भी कर लो और बुक के भी कर लो, क्योंकि सर ये वर्ड तुमको वहां पे मिलेगा। कंपोजिट रेशियो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम ज्यादा, क्योंकि हमको तो सीधे सीधे मार्क्स चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो इज नीचे में से दिया हुआ कौन सा रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है? सर एक ही रेशियो है जो लिक्विडिटी है, जो मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी करता है। बोलो सर, लिक्विडिटी लिक्विडिटी, आपको आंसर ऐसे ही मिल गया। और किसी में भी तुम देखो, ये सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यही है जो लिक्विडिटी रेशियो है। जो क्वेश्चन होता है उसमें भी आंसर का एक वर्ड छुपा हुआ था। Which of the following transactions always transaction of operating activity? नीचे में से कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन है? अब सर उसके लिए कैश फ्लो आना जरूरी है, अगर कैश फ्लो नहीं आएगा तो कुछ होगा नहीं। तो व्हाट आई सजेस्ट, अगर आप सब अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि वो और में निकल जाएगा, ठीक है सर, गुडविल कर लिए 2 अच्छे से बहुत है, लेकिन सर एटलीस्ट उसका फॉर्मेट याद कर लो जिससे तुम इसका आंसर दे पाओ। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लिखा जाता है, तो सर कौन सा होगा? सैलरी, क्योंकि विदाउट सैलरी कभी कोई जॉब करेगा नहीं। सर आपका 11वां क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टनर्स आर देयर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रूल? अब ध्यान से देखना, रूल 10 द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। मतलब सर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है, 2013 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, 2014 के अकॉर्डिंग पूछा है। तो सर जब 2014 के अकॉर्डिंग पूछा जाए, कब मेरे हाथ से सब अड़ जाते हैं, तो आंसर आएगा आपका 50। आंसर क्या आएगा आपका? 50। उससे पहले सर कितना था वो मुझे कमेंट करके बताइए कि 2013 के हिसाब से अगर पूछा हुआ हो तो क्या आंसर आएगा। कमेंट में मुझे फेंक के आंसर मारो जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following ratios are included in the traditional classifications? वापिस वही आया, नीचे में से कौन सा रेशियो था जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है? आपके पास ये रहा, वापस उसका आंसर वही आएगा। गलती से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एडिटर से भी, क्योंकि जो लिखने वाले होते हैं वो नॉन कॉमर्स फील्ड से है, ठीक है। तुम आ जाओ, फिर तुमको ही काम दे देता हूं। एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड। पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त हम क्या बनाते हैं सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ओल्ड पार्टनर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव हिज शेयर्स इन अ गुडविल टू अदर ओल्ड पार्टनर। ये क्या बोल दिया? मतलब ओल्ड पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल दूसरे ओल्ड पार्टनर को देनी पड़ती है, लेकिन कौन सी परिस्थितियों में देनी पड़ती है, बस वो हमको सीखना है। आओ सर, आपके पास ऑप्शन है, हिज कैपिटल इज लेस, जब उसकी कैपिटल कम हो, न्यू शेयरिंग न्यू प्रॉफिट रेशियो इज मोर देन हिज ओल्ड शेयरिंग,
और रेशियो मतलब उनका जो न्यू रेशियो है वो कम है, या तो ज्यादा है ओल्ड के कंपेयर में, कम है ओल्ड के कंपेयर में, और न्यू और ओल्ड दोनों ही इक्वल है। तो सर इसमें से कौन सी परिस्थितियां ऐसी है जब ओल्ड पार्टनर ज्यादा गुडविल देगा? परिस्थिति नंबर 2, क्योंकि सर उसका जो ओल्ड रेशियो था वो कम है लेकिन न्यू रेशियो जो है वो ज्यादा है। अगर मान लो ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है कैपिटल का यहां से यहां तक का, इसको फिलअप करने के लिए वो बंदा कैश में रुपए लेके देगा, उसको हम बोलेंगे गुडविल। सर आगे का क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट पेएबल। सर फिक्स होता है 6% पर एनम, पर एनम होता है, ध्यान से देखना, कई बार तुमको ना पीएम करके दे देंगे और तुम जल्दबाजी में पढ़ोगे तो नहीं कि पीएम भट्ट लिखा है कि पीए लिखा है, अपने को पी दिखा ठोक दो, 6% ठोक दो, पर 6% देखो, पर मंथ पर एनम दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट। सर प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में डिसोल्यूशन के वक्त कहां लिखा जाएगा? सर ये सबको पता होना चाहिए। वैसे तो प्रोविडेंट फंड जो कंपनीज का हमारे पास होता है एम्प्लॉइज का, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। कौन सी बिटी है बेटा? लायबिलिटी है। तो वो लायबिलिटी कहां लिखी जाएगी जब हम उसको उल्टी इफेक्ट देंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पे लिखा जाएगा वो? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सर उसके बाद 17 नंबर, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब आप आपका धंधा है वो पूरा बंद कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो, पैकअप कर रहे हो, तब सबसे पहले कौन सा पेमेंट करोगे? निम्न दिए हुए में से आप कौन से पेमेंट सबसे पहले करोगे? डिसोल्यूशन करोगे, पार्टनर्स की वाइफ को रुपए दे दोगे क्योंकि वो उसकी भाभी आपको अच्छी लग रही थी, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी वालों को पेमेंट पहले दोगे, या पार्टनर्स लोग? अब देखो पार्टनर्स को तो आखिर में मिलता है, इनका तो पता नहीं कब देंगे, बचेगा तो देंगे, वरना बूझे मार रहे हैं अपने को। तो उसकी वाइफ ठीक है, भाभी जी को साइड में रखते हैं, तो सबसे पहले जो हम खर्चा देंगे वो होगा हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बिना देखो, डिसोल्यूशन खर्चा करोगे तभी तो आपका फॉर्म डिसोल्व होगा, वो कोर्ट चार्ज करता है, ठीक है, कौन चार्ज करता है? कोर्ट। जब आप फाइलिंग करते हो अपने बिजनेस को डिसोल्व करने के लिए, उसको वाइंड अप करने के लिए, ये उसका चार्ज है, वो आप नहीं भी देना चाहते तो उसके बिना आगे प्रोसीजर बढ़ेगी नहीं। फॉर द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू टेक अ परमिशन फ्रॉम वूम। अब हमको भी पता है कि किससे परमिशन लेती है, ठीक है, ये तो खाओं का फॉर्मेलिटीज के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए। बाकी आजकल तुम सबको पता ही है कि परमिशन दे दी सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में ना त्रिमूर्ति बैठे हैं, तो त्रिमूर्ति में से एक मर्द है, 2 औरतें हैं। एक तो आपको पता ही होगा निर्मला सीतारमन, दूसरा सेबी की मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन दोनों के हवाले तो अगर इंडिया को छोड़ दे तो पता नहीं है लोग कहाँ ही लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये जो सेबी के जो अभी हेड जो बैठे हैं, जो पूरे सेबी को कंट्रोल कर रहे हैं, अध्यक्ष है उसके, मुझे उसका नाम भी कमेंट में फेंक के मारो फटाफट, गूगल मत करना बे, थोड़ा तो खुद का नॉलेज होगा कि नहीं होगा, कॉमर्स में आए, करोड़पति बनना है तुमको बे। As per the Companies Act 2013, companies engage in infrastructure projects। सर ऐसा एमसीक्यू तो आपकी बुक में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और तुमने तो रेयरली पढ़ा होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उन्होंने डिबेंचर इशू कर दिया मोर देन 10 इयर्स, वो 10 साल से ऊपर के डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बट नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक ईयर्स। सर 30, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम 30 साल के अंदर तो खत्म होना चाहिए, उससे ज्यादा तुम क्या ही बना लोगे, ठीक है। तो 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम की रेंज में वो इश्यू कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो। लास्ट एमसीक्यू, एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इश्यूड एट डिस्काउंट। अगर मैं डिबेंचर को डिस्काउंट में इश्यू करना चाहूं तो मैं मैक्सिमम कितने रेट तक उसको डिस्काउंट दे सकता हूं? सर आइए देख लेते हैं वो रेट भी, 5, 10, 15, 20 क्या है? रेट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आंसर आएगा रेट ऑफ डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि सर डिबेंचर्स जो इश्यू कर रहे हैं ना, वहां पे गवर्नमेंट सेबी के रूल पहले नहीं थे, अब आ चुके हैं, बट आपके सिलेबस में रूल आज भी नहीं है, ठीक है। तुम आज भी बाबा आदम के जमाने का ही अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो अपने को ज्यादा कुछ पढ़ी नहीं करने का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, मीटिंग होगी, उसमें जो भी रूल डिसाइड होगा उतना डिस्काउंट पे वो लोग डिबेंचर को इश्यू कर देंगे। सर इसी के साथ हमारा 3rd वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे खत्म हुआ। मिलेंगे हम सर अगले लेक्चर में धुआंधार एमसीक्यू के साथ, अपने को 95 लेके आना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।